नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नीरज कुमार जांगीड़ फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक शानदार क्लास में। लैब असिस्टेंट सीरीज की ये सेकंड क्लास है। हमने पहला चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था जिसका नाम था भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, लेकिन आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है पृथ्वी व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत या पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे। उससे संबंधित एक क्वेश्चनों की श्रृंखला है। आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है। चलो चलते हैं। आपके सामने ये बुक आज मार्केट में आ चुकी है, आप सभी इसको ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर अपने दोस्तों को बताएं, पढ़ें और फिर इसमें क्या क्या अच्छाई है उसके बारे में बताएं और ज़रूर कमेंट करें। चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना एक तारक विचारों से संबंधित नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि एक तारक और द्वितारक हम दो वर्ड समझेंगे। एक तो है एक तारक और एक द्वितारक। जैसे ही दोनों में देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है, इसमें पूरी पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड एक पार्ट है पृथ्वी, तो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति केवल एक तारा से मानी गई। क्या माना गया है कि एक तारा, और उसको वो कौन सा तारा था, वो सूर्य को माना गया है कि सूर्य से ही संबंधित सारी घटनाएं हैं। लेकिन जब द्वितारक सिद्धांत की बात करेंगे या द्वितारक परिकल्पनाओं के विचारों की बात करेंगे तो हम इसमें पाएंगे कि इसमें सूर्य तो मिलता ही है, सूर्य के अलावा इसमें एक अन्य तारे की बात की जाएगी जो सूर्य के साथ क्रिया करते हुए किसी न किसी कारणों से एक प्रक्रिया के दौरान विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति या निर्माण होगा। तो एक तारक सिद्धांत के बारे में, एक तारक विचारों से संबंधित कौन सा है? उल्कापिंड सिद्धांत है क्या, ग्रहाणु परिकल्पना है क्या, नोवा तारा परिकल्पना है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा उल्कापिंड परिकल्पना। उल्कापिंड परिकल्पना किससे रिलेटेड है? एक तारक परिकल्पना है। चलते हैं आज के क्वेश्चन संख्या सेकंड की तरफ। क्वेश्चन संख्या सेकंड को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? यानी कि पूरी जो पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत थे वो सबसे पहले किसने दी? सर्वप्रथम की बात की है। तो देखिए, सर्वप्रथम सिद्धांत देने वाला व्यक्ति लाप्लास है क्या, कांट है क्या, चैम्बरलिन मोल्टन है क्या, ओटो शिफ्ट है? ओटो शिफ्ट की परिकल्पना का नाम क्या है? अंतर तारक धूलि परिकल्पना। क्या नाम है? अंतर तारक धूलि परिकल्पना। इंट्रास्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, कांट की वायव राशि परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो इसका आंसर क्या होगा? इमैनुअल कांट। क्या आंसर होगा इसका? इमैनुअल कांट। कब दिया? 1796 में इसने सर्वप्रथम क्या दिया था? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत है? ब्रह्मांड का विस्तारक सिद्धांत, निहारिका परिकल्पना, द्वितारक या दो तारक परिकल्पना, या वायव राशि परिकल्पना? तो जब हमको इनको देखते हैं तो ब्रह्मांड विस्तारक सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है बिग बैंग सिद्धांत। क्या नाम है? बिग बैंग। और इसी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत। इसमें यह बताया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये सिद्धांत है। निहारिका परिकल्पना, द्वितारक, तो आप सबको पता है सबसे लेटेस्ट जो आधुनिक सबसे मान्य सिद्धांत माना गया है वो कौन सा माना गया है? ब्रह्मांड विस्तारक सिद्धांत। किसका माना गया है? ब्रह्मांड विस्तारक सिद्धांत। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है, निम्न में से किस परिकल्पना के अनुसार निहारिका विभाजन या निहारिका में से एकमात्र छल्ला निकला? देखिए, ऐसी कौन सी परिकल्पना है जिसमें यह बोला गया कि जो क्रियाएं हुई थी उससे सबसे पहले केवल एकमात्र छल्ला निकला और उस छल्ले में से फिर 9 ग्रह बने, यानी उसके टुकड़े होकर क्रमशः 9 ग्रह बने? क्या वह वायव राशि परिकल्पना है? क्या वो निहारिका परिकल्पना है? क्या वो ज्वारीय परिकल्पना है या द्वैतारक
परिकल्पना है। तो वायव राशि परिकल्पना ये नहीं है, ठीक है ना। किसकी थी वायव राशि या वायु राशि परिकल्पना? इमैनुअल कांट की। किसकी थी? इमैनुअल कांट की। किसकी थी? इमैनुअल कांट की। निहारिका परिकल्पना इसका आंसर होगा, जिसमें ये बताया गया था निहारिका थी, निहारिका में से क्या एक गैस या वो निहारिका में से एक तरल पदार्थ बाहर आया, वो निहारिका के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। एक पदार्थ बाहर आया, वो भी छल्ले के रूप में आया था, और उस छल्ले के विभिन्न क्रियाओं के द्वारा 9 पार्ट बने, 9 टुकड़े हुए, जो वर्तमान के 9 ग्रह थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? निहारिका परिकल्पना। अगला क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार कौन सा तथ्य इसमें सही है? यानी न्यूटन का जो ग्रेविटी फोर्स जो थ्योरी है, ग्रेविटी थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी बात है? पदार्थ एक दूसरे से दूर चले जाते हैं? नहीं, ग्रेविटी यानी होता है खिंचाव, अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है ना। पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, बिल्कुल। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर होगा कि जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, संघनित होते हैं, संयुक्त होते हैं, एक ग्रह का रूप ले लेते हैं। पदार्थ में टकराव होता है, ये भी नहीं होगा। पदार्थ एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले जाते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या सेकंड वे। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित विद्वानों के बारे में सही जानकारी नहीं है। क्या नहीं है? सही जानकारी नहीं है। कांट जर्मनी के निवासी थे, बिल्कुल सही था। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? वायव राशि परिकल्पना दी थी। कौन सी दी थी? वायव राशि या वायु राशि। सर्वप्रथम इनकी सर्वमान्य परिभाषा इन्होंने दी थी, सिद्धांत इसने दिया था। लाप्लास फ्रांस के हैं, बिल्कुल सही है। ऑटो सिम्ड अमेरिका के नहीं है, जेफरीज इंग्लैंड के हैं। जेम्स जीन्स और जेफरीज कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? ऑटो सिम्ड होगा, ये अमेरिका के नहीं है। क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन वायव राशि परिकल्पना से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा इसमें से है जो वायव राशि किसकी है? इमैनुअल कांट की जो वायव राशि परिकल्पना है उससे रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। इसमें ब्रह्मांड में पाए जाने वाले आद्य पदार्थों को देव निर्मित, बिल्कुल। जब कांट ने थ्योरी दी थी उसने पहले बोला था कि पहले से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की प्रक्रिया हुई, उससे पहले ही स्वतः ही भगवान या देव निर्मित क्या थे? देवीय शक्ति से प्राप्त कुछ आद्य पदार्थ थे। आद्य यानी बहुत पुराने पदार्थ वहाँ मौजूद थे। इस परिकल्पना के अनुसार पदार्थ के आयतन में वृद्धि होने के साथ उसकी गति में कमी आती है। आयतन में वृद्धि के साथ नहीं, आयतन नहीं, आकार में वृद्धि के साथ। किस में? आकार में वृद्धि के साथ। जैसे जैसे किसी चीज़ का आकार बढ़ता है उसमें उसकी गति का कम होना स्वाभाविक है। तो इसके अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार पदार्थ के आयतन में वृद्धि नहीं, पदार्थ के आकार में वृद्धि के साथ कमी आती जाती है। ये होना चाहिए था। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि हमें ढूंढना है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर ये गलत है। इस परिकल्पना के अनुसार जब पदार्थ आपस में टकराते हैं उनसे तापमान की उत्पत्ति, बिल्कुल। जब पदार्थ घर्षण करते हैं एक दूसरे से टकराएंगे तो उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। इस परिकल्पना के अनुसार निहारिका में एक करके कुल 9 छल्ले निकले, बिल्कुल। इसमें क्या होगा? निहारिका से हुई क्रम से करके एक करके 9 छल्लों की क्या हुई? उत्पत्ति, और वो 9 छल्ले आज की वर्तमान के 9 ग्रह बने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सिंपल है। इसका आंसर क्या है? लाप्लास। क्या नाम है इसका आंसर? लाप्लास। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से किसने बताई है? कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से? हमने अभी जब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो वह हमने एक ऑटो सिम्ड का नाम लिया था, जिसमें वो लिखते थे क्या? अंतर तारक धूली परिकल्पना। क्या थी? इसका आंसर होगा ऑटो सिम्ड, और इनकी परिकल्पना है अंतर तारक धूली परिकल्पना, इंट्रास्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ये इस विद्वान के द्वारा, ठीक है ना, इस विद्वान के द्वारा क्या कहा गया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति वो किससे हुई है? गैस व धूल के कणों से हुई है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है ऑटो सिम्ड।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10। चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया? देखो बहुत सी बुकों में अलग अलग हैं, लेकिन हमको एनसीईआरटी को प्रिफेयर करना है, तो एनसीईआरटी में इसका आंसर क्या होगा? 1900 या 1900, ठीक है ना। क्या है इसका आंसर? 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में क्या हुआ? इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा? चैम्बरलिन मोल्टन के द्वारा। क्या नाम है उसका? ग्रहाणु परिकल्पना। क्या नाम है बच्चों? ग्रहाणु परिकल्पना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11। बिग बैंग थ्योरी, हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है इस समय का, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी। तो देखते हैं उसके बारे में क्या चीज़ है। ब्रह्मांड के विस्तार का क्या आशय है, यानी मीन क्या है? बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड का विस्तार मतलब क्या है? आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी का बढ़ना। जितने भी मान लीजिए आकाश गंगाएं हैं, ये आकाश गंगा हैं, इनके बीच की दूरी का बढ़ना, ये वाली दूरी का बढ़ना, या फिर आकाश गंगा के मध्य की दूरी का घटना, इसमें बढ़ना लिख रहा है, इसमें घटना, या आकाश गंगाओं के आकार में वृद्धि होना, या आकाश गंगाओं के अंदर तारों की संख्या में वृद्धि होना। तो नहीं, जब हम इस सिद्धांत को देखते हैं ब्रह्मांड विस्तारक सिद्धांत, तो ब्रह्मांड के विस्तार का आंसर क्या है? उसका आंसर है कि आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी का बढ़ना। कि आकाश गंगा का आकार तो उतना ही है, लेकिन उनके बीच की दूरी क्या होती है? लगातार वृद्धि हो रही है। उसी को कहा गया है ब्रह्मांड का विस्तार। और किस थ्योरी में दिया गया है? बिग बैंग थ्योरी में। चलो क्वेश्चन संख्या 12। आकाश गंगा क्या है? असंख्य तारों का समूह है, 9 ग्रहों का संयुक्त समूह है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाली हाइड्रोजन गैस का गैसीय आवरण है, सूर्य और सौरमंडल के सभी ग्रहों का क्या है? समूह है। तो आकाश गंगा क्या है? ठीक है ना। आकाश गंगा क्या है? तो ये है असंख्य तारों का समूह। क्या है? असंख्य, यानी आकाश गंगा है, असंख्य गंगा बहुत सारे असंख्य तारे हैं, करोड़ों अरबों खरबों मिलियंस कह सकते हैं ना, असंख्य, यानी कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता इतने हैं। और उनका ही एक पार्ट है हमारा सूर्य भी, ठीक है ना। और उसी का समूह क्या है? वो किसका ही पार्ट है? आकाश गंगा। तो असंख्य तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाश गंगा। और 9 ग्रह व सूर्य मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल। क्या बनाते हैं? सौरमंडल। ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12। आई थिंक आपको बहुत अच्छी श्रृंखला लग रही होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको उपयोगफुल यानी कि यूजफुल और बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए जाएं। और ये क्वेश्चन ना किसी बुक से उठाए गए, डायरेक्ट एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें आपके बेसिक से बेसिक चीज़ की आपकी क्या होनी चाहिए? क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या ढूंढना है? गलत। तारे निहारिका में गैस के झुंड है। बिल्कुल। जो गैस के झुंड, निहारिका क्या थी? गैसीय आवरण थी, वायव राशि थी, वायव थी। तो उसमें जो तारे हैं वो भी किसके हैं? गैसीय झुंड हैं। छोटे छोटे पदार्थ के गोलों में संगठन व संयोजन से ग्रहाणु का निर्माण हुआ। बिल्कुल। जब छोटे छोटे अणु थे, पदार्थ थे, वो एक दूसरे से मिले और उनमें क्या हुआ? संगठित हुए वो, और उनमें मिल जाने से किसका निर्माण हुआ? ग्रहणों का निर्माण हुआ। एकाकी परमाणु घनत्व बहुत कम था? नहीं, एकाकी परमाणु का जो घनत्व था वो बहुत अधिक था। क्या आना चाहिए? एकाकी परमाणु जो था, छोटा सा परमाणु था, उसका घनत्व क्या था? बहुत अधिक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? से आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। उससे पहले आपके सामने फिर से बुक उपलब्ध है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे बच्चों से कि आप सब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बुक के बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं। आपका अपना चैनल है, अपने परिवार इस यूट्यूब परिवार को आगे बढ़ाएं। जितना आप सपोर्ट करेंगे मैं उतने ही अच्छे कंटेंट लाने, उससे अच्छे क्वेश्चन बनाने की और उससे अच्छी तरह आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँ। क्योंकि आपका किया हुआ कार्य, आपके सब्सक्राइब बढ़ाना, आपका शेयर करना, आपका लाइक्स करना, आपके रिप्लाई करना, मैसेज करना, ये सारी चीज़ें मुझे मोटिव करेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कार्य करने की कोशिश और करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडविन हब्बल ने कब ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण दिया? कब प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास किया? एडविन हब्बल ने जो प्रयास किया था ब्रह्मांड के विस्तार बताने का, वो बिग बैंग के संबंध में किया था। किसके संबंध में किया था? बिग बैंग के संबंध में किया था। ठीक है।
तो कब किया था? 1938, 1920, 1945 और 1935। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी बेस मानेंगे तो इसका आंसर होगा 1920। यानी 1920 में एडविन हब्बल ने किसकी सहायता से? गुब्बारे की सहायता से, किसकी सहायता से इसको प्रमाण देने की कोशिश किया? गुब्बारे की सहायता से। और उसने गुब्बारे में क्या किया? स्पॉट बनाए, और स्पॉट बनाकर उस गुब्बारे में हवा भरा। हवा भर के देखता है कि जो गुब्बारा है वो फूलता है। वैसे से जो आकाशगंगाओं का चित्र या उसको ड्रॉ किया गया था, केवल चिन्ह बनाए गए थे उस गुब्बारे पे, उनमें भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इससे आकाशगंगाओं में वृद्धि को ही क्या बनाया गया था? ब्रह्मांड विस्तारक माना गया, बिग बैंग माना गया था। तो उसको प्रमाणित करने के लिए उसने क्या किया था? 1920 में गुब्बारे की सहायता से क्या दिया था? एक प्रयोग सिद्ध किया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष, देखो प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का मात्रक है, प्रकाश का मात्रक है, समय का है, या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रकाश से आपको वर्ष को ध्यान रखना है। प्रकाश से मतलब ये नहीं है, प्रकाश से मतलब है सूर्य का प्रकाश जब धरातल पर आता है लगभग 8.311 मिनट में, 8.311 मिनट में। कितने मिनट में आता है सूर्य का प्रकाश? 8.311 मिनट में। कहाँ आ जाता है? धरती पे आ जाता है, धरातल पर आ जाता है। तो जब ये धरातल पर आता है उसमें कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी, वो क्या कहलाता है? तो ये किसका मात्रक हो गया? दूरी का मात्रक हो गया। किसका मात्रक हो गया? दूरी का मात्रक हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रारंभ में पृथ्वी का एवं वायुमंडल किन गैसों से बना हुआ? पृथ्वी और वायुमंडल किस गैसों से बना हुआ था? देखो पृथ्वी और वायुमंडल पहले हल्के पदार्थ के रूप में थे, हल्के गैसीय आवरण के रूप में थे। और इन गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी लग रही है? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। नाइट्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन तो फिर भी है, देखो हाइड्रोजन तो, लेकिन ये नहीं है। तो सबसे हल्की गैसें कौन सी है? हीलियम और हाइड्रोजन। और इनके द्वारा किसकी नहीं हुई थी? वायुमंडल और पृथ्वी में गैसीय आवरण इनसे ही बना हुआ था। यानी कौन कौन सी गैसों से बना हुआ था? हीलियम और हाइड्रोजन से। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। महासागरों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं कि महासागरों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? 300 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, 400 करोड़ वर्ष, 380 करोड़ वर्ष, 460 करोड़ वर्ष पूर्व। 460 करोड़ का मतलब हुआ 4.6 अरब वर्ष पूर्व। इसका मतलब क्या हो गया? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में है कि इसमें तो क्या हुआ था? पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के रिलेटेड है। तो इसका आंसर आएगा 400 करोड़। क्या आएगा? महासागरों का निर्माण कब हो गया? 400 करोड़ वर्ष पूर्व हो गया था। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 400 करोड़ वर्ष पूर्व हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वायुमंडल के विकास की कितनी अवस्था में? देखो प्रकाश संश्लेषण जो हुआ था वो की प्रक्रिया वायुमंडल, देखो पूरी पृथ्वी और वायुमंडल के निर्माण की जो अवस्थाएं वो 3 अवस्थाओं में बांटी गई थी। और प्रकाश संश्लेषण की जो अवस्था है, यानी कि कब प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ था वायुमंडल में, तो वो कब हुआ था? तीसरी अवस्था में। कब हुआ था? तीसरी अवस्था में हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रारंभिक वायुमंडल का पृथ्वी से दूर होने का मुख्य कारण क्या था? ऐसा क्या रीजन था कि जो वायुमंडल शुरुआत में जो वायुमंडल बना था, प्रारंभिक जो वायुमंडल था, जो सबसे पहले बनने को जब निर्माण शुरू हुआ था वायुमंडल का, तो उसका पृथ्वी से दूर यानी अधिक दूरी पर वायुमंडल था। उसका कारण क्या था? परमाणु अच्छे ढंग से विकास न होना, वायुमंडल में महाविस्फोट होना, ये बिग बैंग से संबंधित है, ठीक है ना। महाविस्फोट होना, सौर पवन का उपस्थित होना। क्या आंसर होगा इसके बच्चों? सबसे सटीक आंसर क्या होगा? सौर पवन का उपस्थित होना। यानी सौर पवन की उपस्थिति के कारण ही क्या हुआ? वायुमंडल और पृथ्वी के बीच में गैप रहा, यानी कि दूरी क्या हुई? अधिक पाई गई। प्रश्न संख्या 20। वर्तमान वायुमंडल का विकास कितनी अवस्थाओं में? मैंने अभी बताया था कि वायुमंडल के विकास की कितनी अवस्थाएं थी? 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं थी? 3 अवस्थाएं थी। उसमें से हमने अभी पढ़ा था कि तीसरी अवस्था, कितनी अवस्थाएं थी? 30 अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या था? प्रकाश संश्लेषण। क्या शुरू हुआ था? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? वर्तमान वायुमंडल के विकास की कितनी अवस्थाओं में हुआ था? वायुमंडल का विकास 3 अवस्थाओं में हुआ था। प्रश्न संख्या 21।
पृथ्वी की आयु अभी जस्ट बताया है, क्या 46 लाख वर्ष है, क्या 4.6 अरब वर्ष है, 13.7, 13 नहीं, देखो आपको पता है मैंने अभी बताया था 460 करोड़ वर्ष पूर्व, और फिर हमने बताया था कि 460 को हम लिख सकते हैं 4.6 अरब। तो इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी की आयु कितनी है, कितने वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हो चुका था, 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का क्या हो चुका था, निर्माण हो चुका था। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ। द बिग स्प्लैट, बिग बैंग थ्योरी अलग है, द बिग स्प्लैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अच्छे इसमें क्या होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। द बिग स्प्लैट, बिग बैंग सुना है, बिग बैंग तो जॉर्ज लेमेंटेयर के, किसने दी बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटेयर ने दी थी, ध्यान रखना। सबसे आधुनिक मान्य सिद्धांत यही है, लेकिन इसमें कह रहा है द बिग स्प्लैट, और द बिग स्प्लैट किससे रिलेटेड है, चंद्रमा की उत्पत्ति से रिलेटेड है, यानी कि केवल चंद्रमा की उत्पत्ति से रिलेटेड जो थ्योरी या घटना है, जो एक्सीडेंटल जो पार्ट हुआ था वो क्या कहलाता है, द बिग स्प्लैट कहलाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की। सौर मंडल के ग्रहों का घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम बनाना है, किसके, सौर मंडल के ग्रहों का, सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बनाना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति नहीं। सबसे अधिक घनत्व 5.517, 5.44, फिर यानी कि इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल, ये इसका क्या होगा, ग्रहों का घनत्व। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का घनत्व क्या है, सबसे अधिक, पृथ्वी का घनत्व क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का घनत्व, ठीक है ना। अब देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं, इनको आंतरिक या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, 23 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 24, निम्न में से सही जानकारी नहीं है, नहीं ढूंढना है, नेगेटिव पार्ट ढूंढना है। कौन सा नहीं हो सकता, सूर्य से दूरी खगोलीय के एकक में मापी जाती है। देखो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, ये दूरी को प्रेजेंट करता है, ये भी दूरी को प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये घटना इसी से रिलेटेड है, तो खगोलीय एकक में मापी जाती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग लिख रहा है 14.95 लाख किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.95 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। प्रकाश की गति 3.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, नहीं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, स ऑप्शन होगा। क्या होगा, स ऑप्शन होगा। अगस्त 2006 में प्लूटो को बोने ग्रह, यानी 2006 से पहले प्लूटो क्या था, ग्रह था, लेकिन बाद में इसको क्या बना दिया गया, बोने ग्रह। और वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है कितनी है, 8 ग्रह। कितने हैं ग्रह, 8 ग्रह, ठीक है ना। प्लूटो उस लिस्ट में नहीं है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है, बिग बैंग के संबंध में सही तथ्य है। कौन सा सही तथ्य है, बिग बैंग थ्योरी क्या नाम है, ब्रह्मांड विस्तारक सिद्धांत के संबंध में घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई, बिल्कुल सही है। बिग बैंग के आरंभिक 3 मिनट पहले परमाणु का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। होयल ने इस सिद्धांत के विकल्प के रूप में, होयल ने जो ब्रह्मांड विस्तारक सिद्धांत था उसके विकल्प के रूप में एक नया थ्योरी दी थी, स्थिर अवस्था संकल्पना दी थी, ये बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। ये लास्ट में आपके सामने पुस्तक है, सपोर्ट करें। और यदि आज की वीडियो, आज के क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।